नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 19 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान के पास एक टनल का उद्घाटन किया। उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री ने इस पाताल पुल को लेकर जमकर तारीफों के पुल बांधे, मगर अब उस पाताल पुल में कई तरह की खराबियां सामने आ गई हैं। कई जगहों से दरकने की खबर है और इससे पानी लीक हो जाता है। पहले तो इसे ठीक करने की कोशिश की गई, मगर अब लगता है कि दिल्ली सरकार को बात समझ में आ गई है कि जोड़ तोड़ से काम नहीं चलेगा। इसके डिजाइन और बनावट में ही बुनियादी खराबी है। इसलिए इसके निर्माण से जुड़ी कंपनी L&T से PWD ने 500 करोड़ रुपए का काउंटर क्लेम मांगा है। यह एक तरह से हर्जाना है। सेंट्रल विस्टा बनाने वाली इस कंपनी से PWD ने सवाल किया है कि वो ये बताए कि दिल्ली के किसी भी सरकारी प्रोजेक्ट से उसे बैन क्यों नहीं किया जाना चाहिए। PWD ने चेताया है कि कंपनी पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। जून 2022 की यह तस्वीर आपने देखी होगी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा जांच इतनी सघन होती है कि वहां पत्ता तक नहीं छूट सकता। फिर भी प्रधानमंत्री के उठाने के लिए एक बोतल और कुछ पत्ते पाए जाते हैं, और जब उन्होंने उठा लिया तो अखबारों ने लिखा कि प्रधानमंत्री ने सफाई को लेकर संदेश दिया है। मीडिया प्रधानमंत्री की हर बात में संदेश और दैवी शक्ति खोज लेता है, या प्रधानमंत्री खुद ही मीडिया को इस तरह की चीजें उपलब्ध करा देते हैं। इस पर आप फैसला कर सकते हैं, आप सक्षम हैं। मगर उद्घाटन के बाद ही उस समय की खबरें निकाल कर देखिए, पता चलेगा कि इस टनल में पानी भरने लगा, जिसकी वजह से इसकी लेन बंद की गई। लेकिन तब प्रधानमंत्री इस टनल को लेकर नए भारत के उदय से जोड़ने लगे थे। अनेक मुसीबतें पैदा होती हैं देश को आगे ले जाने में। इस प्रोजेक्ट को भी वैसी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, लेकिन ये नया भारत है। समस्याओं का समाधान भी करता है, नए संकल्प भी लेता है और उन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए अहर्निश प्रयास करता है। होता यह है कि प्रधानमंत्री की बात को लोग या तो ध्यान से नहीं सुनते, और सुनते भी हैं तो गौर नहीं करते कि उन्होंने क्या कहा और उनकी बात का मतलब क्या है। भारत में ही कई सारे टनल बने हैं जो इंजीनियरिंग के कमाल कहे जा सकते हैं, मगर दिल्ली के प्रगति मैदान का टनल निश्चित रूप से इंजीनियरिंग का कोई कमाल नहीं है। उसमें इंजीनियरिंग है बिल्कुल, मगर इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है। अगर कमाल होता तो इसके डिजाइन में, इंजीनियरिंग में इतने दोष नहीं निकलते। एक साधारण टनल को प्रधानमंत्री ने इवेंट के जरिए विशेष प्रोडक्ट के रूप में बदल दिया, मगर अब उसकी पोल सबके सामने खुल रही है। इस टनल के उद्घाटन के 7 महीने के भीतर ही खबरें आने लगी थीं कि पानी भर गया है, टनल की लेन बंद करनी पड़ी है। आते जाते दिल्ली के लोग रोज ही देखते हैं कि पानी जमा है या बह रहा है, एक लेन या उसका कुछ हिस्सा बंद किया गया है। मगर लोगों ने भी अब बोलना बंद कर दिया है। उन्हें 20 साल पहले का दिखाई देता है, मगर 2 साल पहले बने इस टनल का हाल नहीं दिखता। इसके जरिए क्या क्या सपने दिखाए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस टनल के बन जाने के बाद 55 लाख लीटर पेट्रोल की बचत होगी। यह हिसाब कैसे निकाला गया वही बता सकते हैं, मगर इसका एक हिस्सा तो बना ही नहीं। PWD ने पिछले कुछ महीनों में टनल बनाने वाली कंपनी L&T को कई शिकायती नोटिस भेजे हैं। इनमें बताया गया है कि टनल में पानी की लीकेज है, पानी की निकासी सुचारू रूप से नहीं हो रही है, सीमेंट और कंक्रीट में बड़ी बड़ी दरारें हैं, कई जगह पर साफ सफाई नहीं है, नाली नहीं बनी है। PWD ने कहा है कि सबसे बड़ी समस्या है टनल में कई जगहों पर पानी का जमाव। मॉनसून के दिनों में पूरी टनल ही बंद करनी पड़ी थी, जिसके कारण नई दिल्ली में ट्रैफिक और भी बढ़ गया, जाम हो गया। ये हम नहीं कह रहे हैं, PWD ने अपने नोटिस में L&T को कहा है। भैरव मार्ग अंडरपास के बारे में PWD ने कहा है कि इसमें डिजाइन और तकनीक संबंधी गंभीर अड़चनें हैं। PWD ने लिखा है कि सरकार L&T द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट का नुकसान उठा रही है और इससे गुजरने वाले यात्रियों को जान का खतरा है। PWD ने कहा है कि 2 महीने से इस मसले पर कोई ध्यान नहीं दिया गया
और लोगों को होने वाली परेशानी सरकारी लापरवाही समझी जा सकती है। दिल्ली की तरफ से आप अक्षरधाम की ओर आते हैं तो लंबा घूमकर अभी भी आना पड़ता है। इस जगह पर टनल चालू हो जाना चाहिए था, मगर लिखा है रास्ता बंद है। 2 साल के बाद भी टनल चालू नहीं हो सका। 2 साल से यह टनल क्यों नहीं चालू हो सका? तो क्या अब इसके चालू करने के सारे विकल्प समाप्त हो चुके हैं? ये ऐसे ही रहेगा? लिहाजा लोग आईटीओ की तरफ जाते हैं और वहां से यू टर्न का कट मारकर अक्षरधाम की तरफ वाली सड़क पर आते हैं। यह किस तरह से डिजाइन किया गया है कि टनल का काम 2 साल में भी पूरा नहीं हुआ, या फिर जिस तरफ टनल को निकलना है वहां जगह ही नहीं है, रास्ता बंद है? तो क्या डिजाइन करते वक्त इस फॉल्ट का पता नहीं चला? G20 खत्म हो चुका है। प्रगति मैदान का टनल G20 से जुड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा था। यह आज तक पूरी तरह चालू नहीं हुआ। इस समय की मीडिया रिपोर्ट में लिखा गया है कि 777 करोड़ रुपए की टनल बनी थी, मगर उद्घाटन के समय की खबरों में 920 करोड़ से अधिक की कीमत लिखी गई थी। सरकारी कमेंट्री में भी यही कहा गया कि 920 करोड़ लगा, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस से लेकर अन्य अखबारों में 777 करोड़ रुपए का बजट बताया जा रहा है। प्रगति मैदान टनल, जिसे आधुनिक भारत का उदाहरण बताया जा रहा था, फेल इंजीनियरिंग और फेल डिजाइन का उदाहरण बनता जा रहा है। टनल की टेक्निक कोई नई नहीं है। दुनिया में भी और भारत में भी काफी पुराने टनल हैं। कुछ की उम्र तो कई 100 साल पुरानी बताई जाती है। उत्तरी सागर के नीचे 50 किलोमीटर लंबा यह चैनल टनल है, जो फ्रांस और इंग्लैंड को रेल और सड़क मार्ग से जोड़ता है। 1994 से लोग ट्रेन से इस टनल को पार कर रहे हैं और लंदन, पेरिस जा रहे हैं। उससे तुलना करें तो दिल्ली के प्रगति मैदान का जो टनल है वह किसी विशेष चुनौतियों को पार कर नहीं बना है, यानी किसी पहाड़ को काट कर नहीं, किसी नदी या समुद्र के नीचे नहीं बना है। 1931 में कोलकाता में हुगली नदी के नीचे टनल बना था। तब यह एशिया का पहला अंडर वाटर पास बताया गया। 2021 में हुगली और कोलकाता के बीच नदी के नीचे लंबा टनल बनना शुरू हुआ। लेकिन प्रगति मैदान टनल की क्या चुनौतियां थीं कि इतना खराब बना? G20 के समय इसके सजाने पर लगता है पैसे ज्यादा खर्च कर दिए गए, ताकि लोग सजावट देखकर ही होश खो दें और वीडियो बनाने लग जाएं। मगर भरी दिल्ली के बीच एक टनल रेंग रहा है। 2 साल बाद, उद्घाटन के 2 साल बाद पूरी तरह से चालू नहीं हुआ। मीडिया से लेकर दिल्ली के लोग खामोश हो जाते हैं। हम नहीं जानते कि डिजाइन की सच्चाई क्या है। क्या दबाव डालकर आधा अधूरा तैयार करवाया गया? L&T कोई साधारण कंपनी नहीं है। उसके पास ऐसे कई प्रोजेक्ट करने के विशाल अनुभव हैं। फिर भी प्रगति मैदान के टनल में ऐसा क्या है कि इतनी खराबियां निकल कर आ रही हैं? इसकी जांच होनी चाहिए, मगर जांच का क्या हाल है आप जानते हैं। अगर यही टनल विपक्ष की किसी सरकार ने बनाया होता तो ईडी अभी तक छापे मार रही होती। न्यूयॉर्क से सटे न्यू जर्सी में हजारों भारतीय रहते हैं। वे आए दिन हडसन नदी के नीचे बने टनल का इस्तेमाल करते हैं। 1937 में पहला टनल बन गया था। इस टनल में तो कोई सजावट नहीं की गई, सपाट दीवार है, कोई भित्ति चित्र नहीं है, मगर इससे निकलने के कई आपात द्वार बनाए गए। इसे दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि टनल का बनना कोई बड़ी घटना नहीं है, लेकिन हर प्रोजेक्ट के उद्घाटन को मार्केटिंग में बदल देना और बढ़ा चढ़ाकर पेश करना कोई प्रधानमंत्री मोदी से सीखे। उस समय प्रगति मैदान के टनल को भारत का नायाब नमूना बता दिया गया। अब जब उसमें तमाम खराबियां निकल कर आ रही हैं, तो प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए और इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए। ये भारत की सबसे चौड़ी शहरी टनल होने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत का एक नायाब नमूना है, क्योंकि इसका निर्माण एवं डिजाइन पूर्णतः स्वदेशी इंजीनियर्स द्वारा किया गया है। आपने सुना, हद ही है, इंजीनियर भी स्वदेशी हो गए। इस तरह से तो हर चीज के निर्माण को आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी से जोड़ दिया जाएगा। लेकिन वे स्वदेशी इंजीनियर कहां हैं
जिनसे 2 साल में एक टनल का काम पूरा नहीं हो सका और जो चालू हुआ उसमें पानी लीक कर रहा है। बुलेट ट्रेन की पटरी बिछाने के लिए जापान से मदद ली जा रही है। स्वदेशी इंजीनियर कहां हैं? टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आदान प्रदान होता रहता है, मगर हर बात में स्वदेशी स्वदेशी का बोध पैदा करने की इतनी बेचैनी क्यों है? क्या कोई राजनीतिक लेबल चिपकाने की बेचैनी है? फिर तो टनल की भी कोई स्वदेशी टेक्निक होनी चाहिए। अगर है तो प्रगति मैदान टनल का हाल देखकर कहा जा सकता है कि यह टेक्निक बहुत खराब है। भारत के इंजीनियरों ने पहले भी और आज भी कमाल के कई प्रोजेक्ट बनाए हैं और दुनिया भर में तारीफें हासिल की हैं, लेकिन सरकार हर बात में स्वदेशी और आत्मनिर्भर ऐसे जोड़ रही है जैसे उसके कारण ही यह सब हो रहा है, पहले नहीं हुआ करता था। तब यह स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत कहां था? उसके इंजीनियर कहां थे? जिसे उत्तराखंड के इस टनल में फंसे मजदूरों को निकालने की तरकीब नजर नहीं आई। ऑस्ट्रेलिया से इंजीनियर को बुलाना पड़ा, तब जाकर मजदूर निकाले गए। अर्नल्ड डिक्स दुनिया के लेवल पर टनल एक्सपर्ट माने जाते हैं। शायद इन्हें फिर से बुलाया जाना चाहिए ताकि प्रगति मैदान के टनल में जो खामियां हैं वो ठीक की जा सकें। स्वदेशी इंजीनियर खराब टनल बनाने की जिम्मेदारी ले लें, उतना ही काफी होगा। प्रगति मैदान टनल के वक्त प्रधानमंत्री का एक दुख यह भी था और उन्होंने कहा था कि कोई बताने को तैयार नहीं कि केंद्र के कारण इतना बड़ा प्रोजेक्ट पूरा हुआ है। एक मामूली टनल को उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट बता दिया। हम आराम से कह देते हैं टाइम इज मनी, बड़ी सरलता से कहते हैं। अब ये टनल बनने से कारण टाइम बचेगा तो कितना मनी बचेगा ये भी तो सोचना चाहिए। लेकिन कहावत के लिए टाइम इज मनी ठीक है, लेकिन यहां भारत सरकार की इस योजना से टाइम बच गया तो मनी बच गया, वो बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। वही तो हम बता रहे हैं कि 2 साल बाद इस टनल का यह हाल है। इंडियन एक्सप्रेस की गायत्री मणि की खबर छपी है कि यह टनल ठीक से नहीं बना है, यात्रियों के लिए सुरक्षित नहीं है, उनकी जान को खतरा हो सकता है, इसकी डिजाइन खराब है। 5 महीने पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में भी खबर छपी थी कि पानी भर जाता है, जाम लग जा रहा है। कई अखबारों में इसे लेकर खबरें छपी हैं। अब हम जो बता रहे हैं, क्या वो प्रधानमंत्री बताना चाहेंगे? प्रगति मैदान टनल के समय की राजनीति याद कीजिए। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली सरकार पर निशाना साध दिया कि राज्य सरकार ने अपने हिस्से का 20% नहीं दिया। जब राज्य सरकार ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, तब प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार सारा खर्च उठाएगी। जिस तरह से प्रधानमंत्री स्वदेशी और आत्मनिर्भर ले आते हैं हर बात में, उसी तरह से उनके मंत्री हर काम में प्रधानमंत्री को ले आते हैं। इस सरकार में पता ही नहीं चलता कि प्रधानमंत्री के अलावा किसी काम में मंत्रियों से लेकर सचिव तक का कोई आइडिया था या नहीं, कोई भूमिका थी भी या नहीं। मीडिया की पुरानी रिपोर्ट में लिखा है कि टनल बनाने का काम समय से पूरा नहीं हुआ। 5 बार इसकी समय सीमा बढ़ाई गई। मार्च 2018 में यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ, सितंबर 2019 में बनकर तैयार हो जाना था, मगर उद्घाटन होता है जून 2022 में। आज भी यह अधूरा है, एक रास्ता आज तक नहीं खुला। क्या आप हिम चटर्जी के बारे में जानते हैं? हिम चटर्जी वो शख्स हैं जिन्होंने प्रगति मैदान टनल के भीतर सजावट की रूपरेखा तय की। आपको हिम चटर्जी के बारे में जानना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि अंडरपास से लेकर एयरपोर्ट तक पर जो भित्ति चित्र आप देख रहे हैं वो किन किन लोगों ने बनाए हैं। जून 2014 में विश्व हिंदू परिषद ने हिम चटर्जी को हिंदू रत्न अवार्ड से सम्मानित किया था। फरवरी 2014 में लोकसभा में पूर्व स्पीकर बाल योगी का पोर्ट्रेट बनाने के लिए उस समय की स्पीकर मीरा कुमार ने सम्मानित किया है। हिम चटर्जी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट के चेयरमैन और प्रोफेसर हैं। उनके निर्देशन में प्रगति मैदान टनल के भीतर भित्ति चित्र बनाए गए हैं। उनके अनुसार इसके भीतर बनी कलाकृतियों में भारत के 6 ऋतुओं के जीवन चक्र को दर्शाया गया है। इसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के प्रसंग हैं। 1993 से लेकर 2004 तक हिमाचल प्रदेश के लिए हिम चटर्जी ने झांकियों का निर्माण किया। इनके पेज पर लिखा है कि दिल्ली सरकार ने 20 राजदूतों के साथ इनकी बैठक कराई, जिसमें इन्होंने प्रगति मैदान टनल के भीतर बने भित्ति चित्रों के बारे में उन्हें बताया, समझाया। हिम चटर्जी ने संसद के भीतर भी भित्ति चित्र बनाए हैं। हिम चटर्जी ने कई बड़े प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। संसद भवन वाराणसी, जम्मू, गोवा के एयरपोर्ट, सीएजी ऑफिस, डीडीयू कॉलेज द्वारका, एसएसडी कॉलेज रोहिणी, शिमला, सोलंकी मॉल रोड पर इन्होंने काफी सारे आर्ट वर्क किए हैं। हिम चटर्जी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लेकर एल&टी के कला सलाहकार भी हैं।
टनल के उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री मोदी ने इसे एक भारत श्रेष्ठ भारत का उत्तम एजुकेशन सेंटर बताया था। एक जो मैं अंदर टनल देख करके आया तो मैं कह सकता हूं ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का उत्तम एजुकेशन सेंटर है। मैं नहीं जानता हूं दुनिया में कहां क्या होगा, लेकिन ये देखने के बाद मैं कह सकता हूं शायद टनल के अंदर कहीं पर भी इतनी लंबी आर्ट गैलरी नहीं होगी, इतनी बड़ी लंबी आर्ट गैलरी बन गई है। हमने हिम चटर्जी के बारे में इसलिए बताया क्योंकि उद्घाटन के वक्त प्रगति मैदान टनल की दीवारों पर जो कलाकृतियां बनी थीं उससे प्रधानमंत्री काफी प्रभावित हुए, इतने कि उन्होंने एक विचित्र आइडिया दिया कि टनल को रविवार के दिन 4-5 घंटे के लिए बंद कर दिया जाए और स्कूल के बच्चों को लाकर दिखाया जाए। किसी भी महानगर में स्कूल के बच्चों को टनल दिखाने के लिए 4-5 घंटे के लिए बंद करना अराजकता की स्थिति पैदा कर सकता है। प्रधानमंत्री को उस दिन बहुत सारे आइडिया आ रहे थे। वे चाहते थे कि इस टनल में वीआईपी लोग पैदल चलें, सांसद पैदल चलें, उनके परिवार के लोग पैदल चलें और देखें, सभी राजदूत और उनके मिशन के लोग पैदल चलें और चलकर देखें यहाँ जो कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। तब फिर इसे म्यूजियम में ही बदल देना चाहिए, ट्रैफिक के लिए बंद कर देना चाहिए। मैं नहीं जानता हूं एक्सपर्ट लोग मेरे इस सुझाव को कैसा लेंगे। मेरा सुझाव है, वैसे भी संडे को थोड़ा ट्रैफिक कम होता है, क्या संडे 4-6 घंटे जो टनल जिस काम के लिए बनी है उसके बजाय उल्टा काम करने के लिए मैं सुझाव दे रहा हूं। संडे को 4-6 घंटे किसी भी व्हीकल को वहां एंट्री न दी जाए और हो सके तो स्कूल के बच्चों को पैदल ये आर्ट गैलरी दिखाई जाए, बहुत बड़ी सेवा होगी। अगर दिखाना ही है तो स्कूली बच्चों की जगह किसी दूसरे वक्त में इंजीनियरिंग और डिजाइन के छात्रों को दिखाना चाहिए, जिससे वे समझ सकें कि 2 साल के बाद भी ये टनल पूरी तरह से चालू नहीं हो सका, एक हिस्सा अभी भी बंद है और दूसरे हिस्से में डिजाइन को लेकर कई तरह की समस्याएं हैं। तो इससे सीखने की जरूरत है ताकि दूसरा टनल दूसरे शहर में बेहतर बन सके। एक सवाल और है, आप इस पर सोचिए। आजकल फुटपाथ, अंडरपास, फ्लाईओवर को सजाने पर ध्यान दिया जा रहा है। एक ऐसे देश में जहां 80 करोड़ लोग अनाज नहीं खरीद पा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों की बाहर से पुताई नहीं होती है, उस देश में अंडरपास और फ्लाईओवर को सजाने के लिए इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, फव्वारे लगाए जा रहे हैं, लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, लेकिन सड़कों को फव्वारों से भरा जा रहा है ताकि आप सेल्फी ले सकें और रील्स बना सकें। हाल फिलहाल में यह ट्रेंड काफी बढ़ा है। इस पर आप सोचिए कि जिस टनल से गुजरने के लिए लोग जल्दी में रहते हैं, ध्यान भी नहीं रहता, आप दाएं बाएं नहीं देख सकते, नहीं तो टक्कर मार देंगे, वहां कौन इन कलाकृतियों को देख पाएगा जिन पर लाखों से लेकर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं? इस सवाल पर भी सोचिएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।